हेलो नमस्कार दर्शकों, जनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देखते हैं कि जनक जो होते हैं वो बोलते हैं कि वो शहर की रहने वाली हो, गांव की नहीं। तभी नर्स बोलती तुम्हें तो देख के नहीं लगता कि तुम शहर की हो। तभी बोलती है अब क्या आप पता करेंगी पहनावे से, हम बोल रहे हैं ना हम शहर के रहने वाले हैं। तभी यहाँ पे नर्स पूछती लेकिन तुम कहाँ रहती हो, बोलती कलकत्ता। लेकिन यहाँ पे नर्स बोलती लेकिन तुम कलकत्ता की तो बिल्कुल भी नहीं लगती हो। तभी यहाँ पे जनक बोलती है कैसा है ना, हमारे बाबूजी रहते हैं। तभी बोलती है अच्छा तो तुम कहाँ रहती हो, बोलती हम तो गाँव में रहते ना, पर उन्होंने हमें कभी अपनाया ही नहीं इसलिए हमें कुछ पता ही नहीं। तो डॉक्टर बोलते अच्छा वो ठीक है, लेकिन जो तुम्हारे साथ आए हैं वो कोई यहाँ लगते हैं। तो मैं यहाँ पे हम बोलते अरे मैं क्या बताऊँ, हमारा ना अपहरण हो गया था, वो डाकू है डाकू। हमें याद है हम शादी हो गई थी, हम अपने पति का इंतज़ार कर रहे थे, तब से दो डाकू आए, मेरा पीछे हाथ बांध दिए और मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगे और फिर मुझे बहुत तेज़ से चोट लगी और फिर मैं अभी इधर आ गई हूँ। तभी यहाँ पर डॉक्टर बोलती कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। तभी यहाँ पे जनक बोलती अरे आप लोग को हमारी बातें बकवास लग रही हैं क्या, पूछो उस जंगल के रास्ते पर डाकू लोग की झुंड आती है कि नहीं, और उनसे कोई बच नहीं पाता है, और इसीलिए हमारा एक्सीडेंट मतलब उस डाकू वालों ने हम पे वार कर दिया। ये सुनकर डॉक्टर और नर्स काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते, बोलते मैं 1 मिनट उससे पूछ के आते हो। तभी यहाँ पर डॉक्टर जाते ऋषि के पास से, बोलती है वो लड़की क्या लगती है आपकी, और काफ़ी बहकी बहकी बातें कर रही है। दैट मीन्स कि मैं आउट ऑफ डेंजर, लेकिन वो इस तरह से बातें कर रही जैसे उसके सर पे काफ़ी गहरा चोट लगा है। ऐसा लग रहा है जैसे उसको कुछ भी नहीं पता है क्या हो रहा है। आई डोंट नो वो ऐसे क्यों बातें कर रही है। आई थिंक हमें कुछ टेस्ट स्कैन करने पड़ेंगे। वो कुछ डाकू डाकू बोल रही थी, आपका क्या रिश्ता है उसने। तो फिर ऋषि बोलता है एक्चुअली मैं डाकू नहीं हूँ, वो सिनेमा की बात करी, वो आप लोग को बहका रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। आई एम इंस्पेक्टर, ओके। एंड दूसरी बात तो ये है कि वो मेरे दूर के रिश्तेदार हैं, और से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो बोलती हाँ वो कह रही थी कि वो आपके घर में बाई बनने के लिए जा रही है, कोई डाकू उसका अपहरण कर लिया, उसकी शादी हो गई थी, ब्ला ब्ला पता नहीं कितनी चीज़ें के। तभी ऋषि बोलता डोंट वरी, आप जो भी टेस्ट स्कैन करना चाहते कर लीजिए। दूसरी तरफ पुलिस आते बोलते कि सर ये तो अच्छी बात है, पेशेंट आउट ऑफ कंट्रोल, अरे आउट ऑफ रिस्क है, इसलिए कोई चार्जेस वगैरह नहीं लगेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे नर्स जैसे ही झनक को यहाँ पे पेट सिटी वगैरह रिपोर्ट्स के लिए लेके जा रही थी, तभी यहाँ पे झनक जो थी नाटक करने लगती, बोलती ये क्या कर रहे हो आप लोग, ये मत करो, वो डाकू फिर से आ जाएगा। तभी वो नर्स बोलती कौन सा डाकू। तभी यहाँ पे जनक बोलती है अरे धीरे से बोलो, वो जो आए हैं ना हमारे संग वो डाकू है डाकू, वो हमको मारने ही वाला था। तभी बोलती तो तुम पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं कर देती। तभी जनक बोलती नहीं नहीं वो बहुत अच्छे, हम पुलिस कंप्लेन नहीं कर सकते। तभी नर्स बोलती नहीं नहीं अभी तो पुलिस कंप्लेन बनता ही है, अभी तो करना ही पड़ेगा। तभी यहाँ पे जनक डरने लगती है, उसको लगता है कि अरे उसने ये जाने अनजाने में ये क्या बोल दिया। और तभी बोलती लेकिन तुम तो कह रही थी तुम तो शहर की हो ना, तो फिर वो डाकू तुमको कहाँ से मिल गया गाँव के रास्ते में। तभी यहाँ पे जनक बोलते हैं अरे वो गोल गोल आंखें करके ना, तो मुझे तो उस टाइम समझ नहीं रहा था, इसलिए मैंने जो मन में आया बोल दिया, मैंने झूठ बोला, ऐसा कोई भी बात नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तभी नर्स बोलती तुम इतने बड़े झूठ बोले, तुम्हें पता है उस भले इंसान के साथ आज क्या हो जाता, तुम्हारे झूठ के चक्कर में तुम कुछ बोलने से पहले ऐसा क्यों सोचती क्यों नहीं हो। जनक बोलती अरे अब क्या ही करेंगे, अच्छा नहीं देखो अब मैंने सच सच बता दिया, पर मुझे मत लेके जाओ। तभी नर्स बोलती बिल्कुल भी नहीं, अभी ऊपर से ऑर्डर आया है, लेके जाना पड़ेगा, अब इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पे सारे सिस्टर लोग जो थे वो झनक को लेके जाते हैं टेस्ट रूम में, जहाँ पे झनक जाती बोलती वाह क्या चकाचक रूम है, बहुत ही मज़ा आएगा इस रूम में, ऐसा रूम तो हम अपनी ज़िंदगी में भी कभी नहीं देखा। हमारे पास तो पतरी रहती थी जो कि रूम के उधर, और उसमें भी पानियाँ गिरती थी। तभी नर्स बोलती है अच्छा लेकिन यहाँ पे हमें टेस्ट करने हैं, अभी यहाँ पे चुपचाप से टेस्ट के लिए उतर जाओ। अभी झनक बोलती है हाँ लेकिन रूम बहुत अच्छा है, लेकिन हमें टेस्ट नहीं करना, और वैसे भी वो डाकू अगर इधर आ गया तो धीरे से बोलो। तभी यहाँ पे नर्स बोलती है अगर हमने बता दिया आप उन्हें डाकू बोल रही थी तो। तभी झनक बोलती है अच्छा हम तो बोल देंगे हमने नहीं बोला, आप ही लोग उनका नाम लगा रही थी, आपका नाम पे रख देंगे, तब बताओ फंसेगा कौन आप लोग। तभी ऋषि वहाँ पे आ जाता है और ऋषि बोलता है झनक प्लीज़ चुपचाप अपना टेस्ट वगैरह करा लो, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलना है। तभी झनक बोलती है अच्छा पर क्यों टेस्ट क्यों कराना है, वैसे ही रूम कितना चौचक है आपको पता भी है। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता तुम ठीक हो ना। झनक बोलती है हाँ क्यों मुझे क्या हुआ। तभी ऋषि बोलते तो तुम सबको मुझे डाकू क्यों बोल रही थी। तभी यहाँ पे जनक बोलती ऐसा कुछ भी नहीं है, लोगों ने गलत सुना। तभी ऋषि बोलता है ओह प्लीज़ तुम ही क्या सोचती हो क्या नहीं सोचती हो सब कुछ मुझे पता है, ठीक है, और प्लीज़ नाटक करना बंद करो, अगर टेस्ट स्कैन बोला तो चुपचाप चल कर टेस्ट स्कैन कराओ, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं नाटक चाहिए। तभी जनक बोलती प्लीज़ अरे बाबू मुझे टेस्ट से बहुत डर लगता है, ऐसा मत करिए। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है पहली बात तो ये सुनो मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, ना कि मैं डॉक्टर हूँ जो तुम मेरे सामने से गिड़गिड़ा रही हो, और अगर डॉक्टर ने बोल दिया कि सिंपल सा एक टेस्ट स्कैन है तो तुम्हें करना पड़ेगा, और इससे ज़्यादा कुछ नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इनको बैठाओ और इनको लेके चलो टेस्ट स्कैन के लिए। लेकिन झनक को जो था ज़बरदस्ती बैठा के फिर वो लेके जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वीर दामू मंगल बात करते हैं, जहाँ पे दामू कहता है कि अभी हम कैसे नूतन से नज़र मिलाएंगे, हम कैसे बोलेंगे कि उसकी बिटिया को हमने विदा तो कर दिया, पर हमने नंबर लेना शहरी बाबू को भूल गए, नाम पता सब कुछ भूल गए। तभी यहाँ पे मंगल बोलता पहले से बोल रहे थे दामू, लेकिन तुम्हें तो पराशर भैया की जगह लेनी थी, ले लिए
बोलिए पराशर भैया की जगह भी आज नहीं तो कल जब पराशर भैया लौट के आएंगे तो तुम कहाँ जवाब दोगे, तुम कुछ सोचो। तभी यहाँ पे दामू बोलता है अच्छा तो सब मेरी गलती है क्या, तुम लोग नहीं ले सकते थे? अरे मैं तो शादी ब्याह के काम में बिजी था। अरे तुम ही लोग ले लेते, नाम पता नंबर तो कुछ हो जाता तब तो नहीं। और क्या मैं अकेले शादी कराया, पूरे गाँव वाले तुम लोग भी तो मिल के शादी कराए। और क्यों मंगल तू भी तो जाता था उस शहरी बाबू का आगे पीछे घूमता था, सब कुछ करता था, तू ही क्यों नहीं विरोध कर दिया? सब कुछ हमारी गलती नहीं है, मैंने जो किया वो गांव के लिए क्या, जो रूल था वही किया, इससे ज़्यादा लेकिन तुम्हारी गलती है। अगर तुम लोग भी जरा सा साथ देते तो क्यों ये सब अनर्थ होता, तब तो मुझे किसी ने नहीं समझाया। तभी यहाँ पे जो होता है वीर बोलता है कि बस बहुत हो गया, अभी चल के नूतन को सबसे सच सच बता देते हैं, हमारे पास कोनो नंबर नहीं। एक तो वो माँ बेचारी अपनी बच्ची के लिए फूट फूट कर रो रही होगी, पता नहीं उसका क्या हाल हो रहा होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे फूल और रानी जो होते हैं झनक को समझाते हैं कि भी शांत हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। तभी यहाँ पे कंका आ जाती, बोलती है वो नूतन आज खाना मिलेगा भी कि नहीं, कि सिर्फ यही नाटक चलता रहेगा। तभी यहाँ पे फूल भड़क जाती, बोलती है एक माँ ने अपनी बच्ची को ये भी विदा की लेकिन तुम लोग को खाने की पड़ी। तभी बुआ बोलती है बस कर, दूसरी आई है हम पे बिल्ली चली हज 100 हज को खाने करने के। तभी यहाँ पे दामू बोलता है नूतन हमें तुमसे कछु बात करना है। तभी यहाँ पे नूतन बोलती है कि अब क्या बचा रह गया है, वैसे भी मेरी फूल सी बच्ची को तो भेज ही दियो। तभी यहाँ पे दामू बोलता है बहुत ज़रूरी इसीलिए मैं आया हूँ, वो हमने तो भेज दिया झनक बेटा को शहरी बाबू के साथ, पर हमने नाम और एड्रेस लेना सब कुछ पता भूल गए। तभी यहाँ पे झनक बोलती है ये क्या बोल रहे हैं आप लोग, ये कैसे कर सकते हैं, आप लोग इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हैं। दूसरी तरफ जैसे झनक को लेके जाने लगता है तभी झनक नाटक करने लगती है और बोलती है कि प्लीज़ आप मुझे से मत लेके जाओ, मुझे दिल के दौरे पड़ते हैं, मैं कैसे करूँगी। तभी वो डर जाता है, जहाँ पर ऋषि समझाता है लेके जाओ, नाटक करे, इसको कुछ भी नहीं पड़ता, तुमको टेस्ट करके लेके जाना है कि नहीं। तभी झनक बोलती है तुमको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, जब मैं बोल रही हूँ तुम बोल दो मैं ठीक हूँ। तभी बोलता है मैं ऐसे नहीं बोल सकता, मेरी नौकरी चली जाएंगे। तभी झनक बोलती तुमको नौकरी की पड़ी, इंसान की नहीं पड़ी है, बोल दो ना जाके मुझे दिल का दौरा पड़ गया। अरे देखो भी सच में मेरे मुंह टेढ़े होने लगते हैं। तभी बोलता है बस करो मैडम, अभी आपको कुछ नहीं सुनूंगा, ले चलूँगा। तभी कंका बोलती चलो अच्छा ही है, और वैसे भी नूतन तुम्हें क्या, तुमने तो चाहिए ही था हमेशा से एक शहरी। हाँ वो अलग बात है तुझे तुम्हारा शहरी ने एक्सेप्ट किया, लेकिन तुम्हारी बेटी का तो हो गया ना, तुम तो चौचक हो, तुम्हारी बेटी मस्त मस्त मज़े करोगे, तो ऐसा क्या सोचने का। तभी यहाँ पे झनक जो होती है वो गुस्सा करने लगती है, वो बोलती है बस करो कंगा तुमने बहुत बोल लिया, अब शांत हो जाए, एक और लफ्ज़ नहीं। तभी हम देखते हैं कि दीपक जो होता है तुलसी के पास का बुझ जाता है। तभी यहाँ पे कंका बोलती लगता है कुछ अपशगुन होने वाला है, वैसे भी लगता है इसकी बिटिया जहाँ भी गई होगी, वैसे भी इस गाँव से पता नहीं कभी अपशगुन हटेगा। बुआ एक अपशगुन हट गया, एक अपशगुन बाकी है। तभी यहाँ पे नूतन जो होती है वो चिल्लाने लगती कंका को, बोलती बस करो कंका, मैंने बहुत सुन लिया, मेरी बेटी अपशगुन है, अगर तुम अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी बोलने के लिए हम मत रहो, तुम लोग को जो चाहिए था कर ही लिए ना, मेरी फूल जैसी बच्ची का ज़बरदस्ती शादी कर दी, खुश हो गए कि नहीं। और वैसे भी मैं जिस दिन से शहर से गांव में आई हूँ मैंने कौन सा एक दिन का चैन का सांस लिया है, तुम लोगों ने कभी लिए नहीं दिया, कहा है मुझे हमेशा पराया समझा। तभी कंका बोलते तुम जिस दिन पाँव रखे हो तभी तो ये गाँव नहीं रह गया, दुशासित कर उसको कर दिए। तभी उसको वो बोलते जाने दो, उसको समझाने इसका कुछ फ़ायदा नहीं, चल कंका हम लोग चलते हैं इधर, ये तो अपनी ही प्रवचन देती रहेगी। उसके बाद हम देखते हैं कि कंका अपनी बुआ को लेकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे झनक जो होती है वो उसकी आंखों में आंसू जाते हैं। तभी यहाँ पे दामू बोलता है कि देखो नूतन तुम चिंता मत करो, हम उस शहरी बाबू का पता और नंबर तो ज़रूर ही लेके आएंगे। तभी यहाँ पे झनक बोलती कैसे लेके आओगे, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, मेरा जी घबरा रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे ऋषि को मून का फ़ोन आता है जहाँ पे यानी अदिति का। तभी वो बोलती है कि ऋषि तुम कहाँ हो, तुम्हें कुछ भी समझ में आता है कि नहीं, तो क्या तुम्हें इन्फॉर्म करने नहीं होता है कि तुम कहाँ हो कैसे हो, तुम्हें पता है मुझे कितनी घबराहट होने लगी। तभी ऋषि बोलते सॉरी वो सिमुलमुनि में कल पानी और बाढ़ इतना तेज़ आ गया था ना, इसकी वजह से मेरी ट्रेन छूट गया और मैं ट्रेन नहीं ले पाया, और आज थोड़ा मौसम ठीक है तो मैं चला तो हूँ पर मैं बाई रोड आ रहा हूँ और गाड़ी भी काफ़ी ख़राब हो गई, इसलिए मैं बनवाने के लिए रुका हूँ, लेकिन मैं आ जाऊँगा, चिंता मत करो। तभी यहाँ पे अदिति बोलती तुम सच सच बताओ तुम ठीक हो कि नहीं, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ना हमारे बीच प्यार कम हो रहा है, ऐसा लग रहा है ऋषि हमारे बीच को यहाँ गया है और पहले जैसा कुछ भी नहीं। तभी ऋषि बोलता है ये सब गलत फहमी सा कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा काम की वजह से मैं ऐसा लेट हुआ हूँ कि मैं क्या ही बताऊँ, यहाँ पर नेटवर्क आधा टाइम रहता नहीं, फ़ोन और मेरे पास था भी नहीं तो इसके लिए ऐसा हुआ, बट तुम ऐसे चिंता मत करो ना, मैंने बोला है ना कि मैं आ जाऊँगा। तब यहाँ पे अदिति बोलती है आई होप सो, काश तुम उस गाँव में गए ही नहीं होता तो ये सब बलाएँ होती ही नहीं। दूसरी तरफ यहाँ पे जनक बोलती मुझे मेरी बच्ची चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए, लेके आके दे दो, तुम लोगों ने ऐसे कैसे कर दिया, पता नहीं वो शहर में कहाँ रहेगी, किसके पास रहेगी, मेरे बिना भी एक निवाला नहीं खाती थी, उसको ऐसे अनजान शहर में एक ऐसे शहरी बाबू के साथ भेज दिया जो कि खुद शादी नहीं करना चाहता था, पता नहीं मेरी बेटी को कहाँ रखेगा कहाँ नहीं, तुम लोग की लापरवाही की वजह से आज मेरी बेटी भुगतान करे। तब यहाँ पे रानी भी समझाती है
वो तांबू तुम लोग इतना लापरवाही कैसे कर सकते हो, एक काम करो शायरी बाबू का नंबर ढूंढो। तभी यहाँ पे जनक बोलते उन्होंने बोला वो कोलकाता के किसी शहर में रहते हैं और सरकारी बड़े अफसर है। तभी बोलता हाँ हाँ अपनी ये सिमुल बोनी के भी तो पुलिस अफसर जानते हैं, हम उनसे नंबर निकलवा लेंगे, तुम नूतन चिंता मत करो। हाँ जनक बिटिया का सच में पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जनक नूतन जो होती है वो बोलती है कि ठीक है मैं क्या करूँ, मुझे बस अपनी बेटी की चिंता, पता नहीं वो कहाँ होगी, कैसे होगी, किस हाल में होगी। मैंने आज तक सिर्फ उसके लिए जिया है ज़िंदगी, और अगर वही नहीं रहेंगे तो मैं कैसे जीऊँगी। तब यहाँ पे फूल और रानी बोलते हैं नूतन तुम इतनी जल्दी हार मत मानो, हम बोल रहे हैं ना सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारी झनक बिटिया मिल जाएगी, देख लेना, तुम उससे बात नहीं करोगे। और वैसे भी अपनी झनक बिटिया इतने भी गंवार नहीं है, पढ़ी लिखी है, उसको पता है उसको अपनी माँ के पास कब कैसे आना है, तो वो आ जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे जीत जो होता है वो ईशानी के हस्बैंड के पास पहुँचता है और बोलता है कि कल क्या रात पीहू ने आपको कुछ भी नहीं बताया। तभी उसका हस्बैंड बोलता है नहीं क्योंकि कुछ हुआ था क्या। तभी बोलता है हाँ कल जब मैं पीहू को रेस्टोरेंट लेके गया तो पीहू बोलने लगी कि उसको मेरा एक फार्म हाउस है जहाँ पे व्यूज़ आते हैं अच्छे, तो उसको जिद कर लेंगे, मुझे देखना है। फिर मुझे न चाहते हुए भी उसको लेके जाना पड़ा। जब भी मैं उसको बोला ठीक है, मैं नहीं चाहता था उसको मना कर, उसके बाद वो हाँ करती है और उसको लेके गया, इसलिए थोड़ा लेट हो गया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता। तभी उसके पापा बोलते अरे कोई बात नहीं, ये सब तो होता रहता है, क्या पीहू ने कुछ ड्रिंक किया था। तभी यहाँ पे जीत बोलता है वैसे तो मैं उसे ड्रिंक नहीं करने देना चाहता था, मैंने सिर्फ अपने लिए मंगाया। लेकिन वो जब एक दो बार बोली कि तो भी मुझे लगा कि आजकल के बच्चों को ज़्यादा रोकना टोकना सही नहीं है, तो मैंने भी बोल दिया कि हाँ ठीक है तुम भी ड्रिंक कर सकती हो। और उसके बाद उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगी और मेरी बात तो सुन नहीं रही थी। तो फिर मैं सोचा कि हाँ एक बार इसको फार्म हाउस दिखा दूंगा फिर छोड़ दूंगा। मान तो उधर भी नहीं रही थी, इसलिए मैं आपको डिस्टर्ब करना ज़रूरी नहीं समझा। फिर उसको फार्म हाउस पे लेके गया और जैसे ही वहाँ पे लेके गया, आपको पता है वहाँ पे कौन आ गया, आपकी पत्नी। और वहाँ पे आते ही मुझे सरेआम खरी खोटी सुनाने लगी, जो कि कुछ तौर पे बहुत ही गलत था। उन्होंने मेरी बहुत बड़ी इंसल्ट की और वो नहीं चाहती कि मैं आपसे टच में रहूँ, वो उनके दिल में पता नहीं क्यों ऐसा है। तभी यहाँ पे बोलता है कि ईशानी आपके साथ वहाँ पे क्या कर रही थी। वो बोलता है मुझे नहीं पता, हो सकता है पीहू पे नज़र रखने आई हो या मेरे कैरेक्टर पे सवाल उठा रहे हो, जो भी था। इस तरह से उनका अचानक से आना, इस तरह से मेरी बेइज्जती करना मेरे घर में, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। ज़रा आप ईशानी जी को समझाइए। वैसे एक आप बुरा मत मानिए तो शाश्वत जी मैं एक बात कहना चाहूँगा, ईशानी को मैं पहले से ही जानता हूँ, मतलब वो हम कॉलेज फ्रेंड रहे हैं और मेरा तो उसके साथ लाइक काफ़ी शारीरिक संबंध था। हम दोनों तो शादी करने ही वाले थे मंदिर में ऑलमोस्ट, लेकिन गांव वालों ने उसका विरोध करना चालू कर दिया एंड फिर उसके बाप ने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि मैं जेल से छूट गया, लेकिन तब तक ईशानी का भी इज्जत पे काफ़ी सवाल उठ चुके, इसलिए उसको कॉलेज से निकाल लिया। सारे बच्चों ने पढ़ने से इनकार कर दिया। उसके पापा की भी बीच में डेथ हो गई, मैं तो उधर से निकल गया, लेकिन इसमें ईशानी की भी ज़िंदगी काफ़ी बर्बाद हुई। ये सब उसके चक्कर में ही हुआ और कुछ नहीं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ लड़की कैसी है। तभी यहाँ पे शाश्वत बोलता है ये क्या कह रहे हैं आप। जीत बोलता है मैं ठीक बोल रहा हूँ, क्या आपको इन सब बातों में पता नहीं है क्या। शाश्वत बोलता है बिल्कुल नहीं। तभी यहाँ पे जीत बोलता हो सकते हैं बिकॉज बाकी लोग को तो पता है बट कुछ घरों को नहीं पता हो, लेकिन आप अगर सालों पहले का न्यूज़पेपर खोलेंगे ना तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा, सारा काला चिट्ठा उस ईशानी का खुल जाएगा। लेकिन आप देखिए अभी है तो है आपकी पत्नी ही ना। तभी शाश्वत मन में हज़ारों सवाल होते हैं। शाश्वत बोलता है मैं पहले उससे डिस्कस करूँगा अपनी बेबी से। आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे जनक के डिस्चार्ज होने के बाद ऋषि उसे समझाता है कि वो घर चलेगा और उसको नौकरानी के तौर पर रखेगा। जहाँ पे झनक ज्योति रेडी हो जाती है और उसकी बड़ी माँ आती है। आगे एपिसोड में बने दर्शकों।